न्याय को ज़्यादा सुलभ बनाने की आवश्यकता है हमारे लिए। इसलिए सुलभ बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली से बाहर अवश्य बैठना चाहिए। तो इसलिए आर्टिकल 130 है। कॉलेजियम पर सवाल उठने लगे क्योंकि यह कहा गया कि भाई कॉलेजियम परिवारवाद, भाई भतीजावाद, वंशवाद, इन सब चीज़ों को प्रोत्साहन देता है। जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस बनते हैं उनकी कहीं ना कहीं कोई या तो न्यायिक पृष्ठभूमि है या राजनीतिक पृष्ठभूमि है, सामान्यता है। कौन होते हैं एडहॉक जजेस? एडहॉक जजेस उन्हें कहते हैं जिन्हें अस्थायी तौर पर उच्चतम न्यायालय में कार्य करने के लिए बुलाया जाए। हाई कोर्ट में जो न्यायाधीशों की संख्या है वो संसद नहीं, राष्ट्रपति निर्धारित करता है। प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने पुलिस सुधार के लिए 7 सिद्धांतों का प्रतिपादन कर दिया। न्यायाधीशों के भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के लिए कानून बनाए। अभी तक कोई कानून नहीं है, इसलिए इसके लिए भी अलग से कानून बनाने की आवश्यकता है। कैसे हैं आप लोग? संभव की श्रृंखला में हम लोग आज फिर से एकत्र हुए हैं और आज हम लोग इंडियन जुडिशियल सिस्टम यानी भारतीय न्यायिक प्रणाली के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। इंडियन जुडिशियल सिस्टम के अंतर्गत बच्चों हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट और इससे रिलेटेड जितने भी अन्य प्रावधान हैं, जैसे PIL है, जुडिशियल एक्टिविज्म है, जुडिशियल ओवररीच है, इस तरीके के कॉन्सेप्ट को भी हम लोग पढ़ेंगे। इस तरह जो इस बैच से रिलेटेड, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड PDF की आपको ज़रूरत है तो आप इसके लिए इस बैच में एनरोल कर सकते हैं और नीचे दिए गए लिंक पर आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। जो UPSC फाउंडेशन कोर्स है, उन फाउंडेशन कोर्स 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर के लिए अवेलेबल है। आप उसमें अपना रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग अब जुडिशरी के विषय में पढ़ने जा रहे हैं, भारतीय न्यायिक प्रणाली के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। भारतीय न्यायिक प्रणाली, इंडियन जुडिशियल सिस्टम। इंडियन जुडिशियल सिस्टम में हमने एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका अपनाई है और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। उच्चतम न्यायालय है, ये संघ का न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय संघ का न्यायालय है। भाग 5 में उच्चतम न्यायालय के बारे में प्रावधान का वर्णन किया गया है और उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय बनाए गए हैं। उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय राज्य की न्यायपालिका है। ये पार्ट 6 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में इनके विषय में प्रावधानों का वर्णन किया गया है। हमने एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका अपनाई है और यह स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका हमारी संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। उच्चतम न्यायालय ने इसे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया है। फिलहाल कैसे ये न्यायपालिका वर्क करती है, हम लोग इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पहले संरचना कैसे निर्मित होती है, सबसे पहले हम लोग सुप्रीम कोर्ट के विषय में चर्चा कर लेते हैं। उच्चतम न्यायालय के विषय में सुप्रीम कोर्ट देश का एक सर्वोच्च न्यायालय है और आर्टिकल 130 ये कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में होगा, लेकिन दिल्ली के बाहर भी ये बैठकर कार्य कर सकता है। तो CJI भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हम लोग CJI ही लिखेंगे हर जगह, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, राष्ट्रपति की अनुमति लेकर के, राष्ट्रपति की सहमति लेकर के और दिल्ली के बाहर भी कहीं भी बैठने का प्रावधान कर सकता है, अन्यत्र बैठने और कार्य करने का प्रावधान कर सकता है। करना चाहिए, देश इतना बड़ा है। अंडमान निकोबार, तमिलनाडु, इन सब से अपीलें करने के लिए लोगों को सुप्रीम कोर्ट आना पड़ता है, तो न्याय का खर्च बढ़ जाता है और स्वाभाविक सी बात है कि जितना विलंब होगा लोगों के लिए उतना पेनफुल होगा। तो न्याय को ज़्यादा सुलभ बनाने की आवश्यकता है हमारे लिए। इसलिए सुलभ बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली से बाहर अवश्य बैठना चाहिए। तो इसलिए आर्टिकल 130 है। फिर बाकी आर्टिकल 124 में सर्वोच्च न्यायालय की पूरी संरचना का प्रावधान है। इसमें कितने न्यायाधीश होंगे, न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगी, सारी बातें आर्टिकल 124 में है।
आर्टिकल 124 क्लॉज 1 ये कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, भारत का एक मुख्य न्यायमूर्ति होगा और 33 अन्य न्यायाधीश होंगे, अदर जजेस होंगे, अन्य न्यायाधीश होंगे, अदर जजेस होंगे। हालांकि ओरिजिनली यह संख्या 1+7 थी। जब मूल संविधान बनाया गया था तो मूल संविधान में एक मुख्य न्यायमूर्ति और 7 अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया था। लेकिन समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई गई है और अब 1+33 है। कैसे न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है? आर्टिकल 124 कहता है कि संसद न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है और इसके लिए केवल विधि बनाना है, केवल कानून बनाना है, यानी संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। बिना संविधान संशोधन किए ही न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। ये हम लोगों ने संविधान संशोधन में पढ़ा भी है। अब कैसे नियुक्ति होती है, न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाती है? आर्टिकल 124 न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में भी बताता है। वो कहता है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होगी। ठीक है, ये बात बहुत परेशानी वाली नहीं है, लेकिन इसके बाद नियुक्ति कैसे होगी ये कंट्रोवर्शियल होगी आगे चलकर। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, देखो संविधान ये कहता है कि मैं पढ़कर बता रहा हूँ आपको, उसके लिख नहीं रहा हूँ इस पंक्ति को। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात जिनसे वह परामर्श करना उचित समझता है, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति करेगा और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्तियों में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से भी परामर्श करेगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है, लेकिन इसका जो व्यावहारिक प्रयोग है वो थोड़ा डिफरेंट है। परंपरा ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज होता है वही चीफ जस्टिस बनता रहा है। शुरू से ये परंपरा रही, लेकिन इस परंपरा का 2 बार उल्लंघन किया गया। जब जस्टिस अजीत नाथ रे को चीफ जस्टिस बनाया गया तो 3 जजेस उनसे सीनियर थे। जब जस्टिस बेग को चीफ जस्टिस बनाया गया तो जस्टिस खन्ना उनसे सीनियर थे। 1970 के दशक की बात है, 1970 के दशक की बात है। और जब इस सीनियरिटी का उल्लंघन हुआ 2 बार तो इसे अच्छा नहीं माना गया। फिलहाल सरकार ने यह तर्क दिया कि हमने योग्यता पर ध्यान दिया है, वरिष्ठता पर नहीं। लेकिन फिर न्यायाधीशों की नियुक्ति यहीं से फिर विवादों में घिरने लगी और आगे चल करके 4 जजेस केसेस हैं। फर्स्ट जजेस केस आया एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ। एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय से ये पूछा गया कि भाई जो न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श करता है, क्या वो परामर्श मानने के लिए बाध्य है? तो फर्स्ट जजेस केस एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो परामर्श देगा न्यायालय राष्ट्रपति को, वो परामर्श बाध्यकारी नहीं है। न्यायाधीश जो परामर्श राष्ट्रपति को देंगे, न्यायाधीश जो परामर्श राष्ट्रपति को देंगे न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए, वो परामर्श बाध्यकारी नहीं है। लेकिन आगे चल करके सेकंड जजेस केस आया जिसको सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ के नाम से जाना जाता है। इसको सेकंड जजेस केस कहते हैं। हाई कोर्ट में कुछ वैकेंसीज थी, उन्हीं को लेकर के ये याचिका दायर की गई थी। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि एसपी गुप्ता का निर्णय ठीक नहीं है
और एसपी गुप्ता के मामले में दिए गए निर्णय को रद्द कर दिया गया और न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति को जो परामर्श दिया जाएगा वो बाध्यकारी होगा, बाध्यकारी होगा। और राष्ट्रपति को परामर्श दिया कैसे जाएगा यह भी तय कर दिया गया। इस मामले में कॉलेजियम की संकल्पना लाई गई। कॉलेजियम का कॉन्सेप्ट आया। कॉलेजियम मतलब न्यायाधीशों की एक समिति बनाई जाएगी, न्यायाधीशों की एक समिति बनाई जाएगी। कॉलेजियम का कॉन्सेप्ट लाया गया और यह प्रावधान किया गया कि कॉलेजियम की सिफारिश पर ही न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और कॉलेजियम की सिफारिश बाध्यकारी होगी। तो 1993 से, ये 1993 का जजमेंट है, 1993 से सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम का कॉन्सेप्ट दे दिया और यहीं से न्यायाधीशों की नियुक्ति भी आगे चलकर विवादों में घिर गई। कैसे, आगे हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो कॉलेजियम का कॉन्सेप्ट आया और अब कॉलेजियम के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्तियां की जाती हैं। लेकिन अब कॉलेजियम में कितने सदस्य होंगे और कैसे कॉलेजियम बनेगा, किसके किसके लिए बनेगा, इसके लिए अगला प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया। उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति ने परामर्श मांगा, जिसको हम लोग प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कहते हैं। 1999, 1998, 99 दोनों लिखा जाता है। तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया और इस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दोनों जजेस कॉलेजियम की सिफारिश पर नियुक्त किए जाएंगे और जजेस का ट्रांसफर भी कॉलेजियम की सिफारिश पर होगा। ये तय कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सबके लिए कॉलेजियम भी अलग अलग होगा, न्यायाधीशों की समिति भी सबके लिए अलग अलग होगी। जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जो कॉलेजियम बनेगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जो कॉलेजियम बनेगा उसमें सीजीआई शामिल होगा, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति शामिल होगा और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश, सीनियर मोस्ट जज शामिल होंगे। ये क्लियर कर दिया थर्ड जजेस केस में। हाई कोर्ट के लिए जो कॉलेजियम बनेगा उसमें सीजीआई शामिल होगा और हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम जज शामिल होंगे, 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होंगे उच्चतम न्यायालय के हाई कोर्ट की नियुक्तियों के लिए। और ट्रांसफर, जो ट्रांसफर के मामले होंगे, ट्रांसफर कहां से होगा, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में न्यायाधीशों का ट्रांसफर किया जा सकता है। यह भी कॉलेजियम की सिफारिश पर होगा और इसमें जो कॉलेजियम बनेगा वो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से मिलकर बनेगा और सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस से मिलकर के बनेगा, सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस से मिलकर के बनेगा और दोनों हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति से भी परामर्श किया जाएगा। तो ये प्रावधान कर दिया गया न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए। लेकिन आगे चल करके कॉलेजियम पर सवाल उठने लगे, क्योंकि यह कहा गया कि भाई कॉलेजियम परिवारवाद, भाई भतीजावाद, वंशवाद, इन सब चीज़ों को प्रोत्साहन देता है। एक गोपनीय पद्धति है, किन आधारों पर न्यायाधीशों की नियुक्तियां की जा रही हैं बहुत क्लैरिटी नहीं है। और हम लोगों ने देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस बनते हैं उनकी कहीं ना कहीं कोई या तो न्यायिक पृष्ठभूमि है या राजनीतिक पृष्ठभूमि है, सामान्यतः ऐसा देखा गया। सामान्य लोग भी आते हैं जो न्यायिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं आते, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। तो जब इस तरीके से कॉलेजियम की आलोचना होने लगी, तब 2014 में 2014 में 99th
99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पारित किया गया 2014 और इसके माध्यम से NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के गठन का प्रावधान कर दिया गया। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का प्रावधान कर दिया गया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ये प्रावधान किया गया कि इसमें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति शामिल होगा, सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस शामिल होंगे, भारत का विधि और न्याय मंत्री शामिल होगा और 2 अन्य विशेषज्ञ शामिल होंगे जो प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायमूर्ति और लोकसभा में विपक्ष के नेता की समिति के द्वारा रिकमेंड किए जाएंगे। तो ये एक 6 सदस्यीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया और यह कहा गया कि अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र के लिए ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन ही सिफारिश करेगा राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति उसी के आधार पर सारे निर्णय लेगा। लेकिन बच्चों 4th जजेस केस आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होते हैं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के वकील होते हैं और इनको एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड का दर्जा सुप्रीम कोर्ट खुद प्रदान करता है एक एग्ज़ाम लेकर के। जो वकील ये एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट ये सर्टिफिकेट दे देता है और सुप्रीम कोर्ट में कोई भी दस्तावेज, कोई भी डॉक्यूमेंट केवल एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही पेश कर पाते हैं, बाकी कोई पेश नहीं कर सकता। तो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ का मामला आया। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ के मामले में इस 99वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने 99वें संविधान संशोधन को रद्द कर दिया। न्यायालय ने कहा कि ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर प्रहार करता है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, इसलिए इसे समाप्त किया जाता है और इसे रद्द घोषित कर दिया गया। तो इस प्रकार से अब NJAC को समाप्त कर दिया गया और कॉलेजियम के ही कॉन्सेप्ट को जारी रख दिया गया। लेकिन कॉलेजियम को लेकर के डिस्प्यूट पहले भी था, आज भी है, क्योंकि कॉलेजियम पर यह आरोप लगाया जाता है कि यह न्यायपालिका में परिवारवाद, भाई भतीजावाद, वंशवाद जैसी बुराइयों को प्रोत्साहन देता है। तो अब समस्या उत्पन्न हुई कि क्या सुधार हो। फिलहाल इस सुधार के लिए अभी कोई निश्चित अभिमत नहीं है, राय नहीं है, क्योंकि न्यायालय कॉलेजियम को समाप्त करने के लिए तैयार नहीं है और कॉलेजियम निश्चित रूप से कमियों से ग्रसित है, बुराइयों से ग्रसित है, क्योंकि लोकतंत्र में न्याय नियुक्ति की प्रक्रियाएं पारदर्शी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, जिसमें जनता का विश्वास हो। इसलिए एक तरीका ये हो सकता है कि कॉलेजियम को ट्रांसपेरेंट बना दिया जाए, क्योंकि आज कॉलेजियम RTI के दायरे में नहीं आता, सूचना के अधिकार के दायरे में नहीं आता। तो या तो कॉलेजियम को ट्रांसपेरेंट बना दिया जाए और अथवा कॉलेजियम के विकल्प की तलाश की जाए। तो इस दिशा में हम लोग प्रयास कर सकते हैं, इस दिशा में हम लोग आगे कदम बढ़ा सकते हैं। फिलहाल ये कहना कि कॉलेजियम में सुधार होगा या इसका विकल्प तलाशा जाएगा, ये आसान कार्य नहीं है, क्योंकि जब तक न्यायपालिका उदार रवैया नहीं अपनाएगी तब तक इस व्यवस्था में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। और न्यायपालिका उदार रवैया कब अपनाएगी, देखते हैं हम लोग कब इस दृष्टिकोण में परिवर्तन आता है। योग्यता क्या है न्यायाधीशों की नियुक्ति की? पहली बात है, भारत का नागरिक होना चाहिए और नागरिक होने के साथ साथ 3 योग्यताओं में से कोई भी एक योग्यता होना चाहिए। किसी भी हाई कोर्ट में 5 वर्ष न्यायाधीश रहा हो, पहली बात, या किसी भी हाई कोर्ट में 10 वर्ष अधिवक्ता रहा हो, वकालत की हो, या राष्ट्रपति की राय में कानून का
बहुत बड़ा जानकार हो, पारंगत विधिवेत्ता हो। तो इन 3 योग्यताओं में से कोई भी एक योग्यता जिसके पास होगी, भारत का नागरिक हो, हाई कोर्ट में कम से कम, किसी हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष न्यायाधीश रहा हो, किसी भी हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्ष वकालत की हो। अब यहाँ पर 10 वर्ष हाई कोर्ट में वकालत लिखा गया है, सुप्रीम कोर्ट नहीं मेंशन किया गया है, लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट काउंट होता है, ये काउंट होगा। लिखा भले ही नहीं गया है, सुप्रीम कोर्ट का वर्णन नहीं है, लेकिन हम इसे काउंट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को लिखा नहीं गया है, लिखा नहीं गया है। राष्ट्रपति की राय में कानून का बहुत बड़ा जानकार हो, पारंगत विधिवेत्ता हो, तो उसे न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। कब तक के लिए नियुक्त किया जाएगा? मैक्सिमम 65 वर्ष की आयु तक, मैक्सिमम 65 वर्ष की आयु तक वो अपना पदभार ग्रहण कर सकता है। कैसे हटाया जाएगा? इससे पहले अगर शपथ कैसे दिलाई जाएगी? शपथ तीसरी अनुसूची के अनुसार दिलाई जाएगी, राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। 3rd शेड्यूल में शपथ के प्रावधान लिखे गए, शपथ के प्रारूप लिखे गए हैं। त्यागपत्र दे सकता है ये अपना, और अगर ये अपना त्यागपत्र सौंपना चाहे तो राष्ट्रपति को सौंप सकता है। हटाया जाना, कैसे हटाया जा सकता है? आर्टिकल 124 क्लॉज 4, 124 क्लॉज 4 में हटाए जाने की प्रक्रिया का वर्णन है। संविधान में महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति के लिए किया गया है। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने या अन्य पदाधिकारियों को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं है। हालांकि हम लोग बोलचाल में कभी कभी करते हैं, लेकिन महाभियोग शब्द का प्रयोग कॉन्स्टिट्यूशन में केवल और केवल प्रेसिडेंट के लिए किया गया है। तो कैसे हटाया जाएगा? 124 क्लॉज 4 ये कहता है कि असमर्थता या कदाचार के आधार पर, असमर्थता या कदाचार क्या होगा, इसकी डेफिनेशन नहीं दी गई है, इसकी डेफिनेशन नहीं दी गई है। तो ये 2 आधार हैं जिन आधारों पर न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। कौन हटाएगा? राष्ट्रपति हटाएगा इन्हें, राष्ट्रपति द्वारा इन्हें पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जाएगा? राष्ट्रपति द्वारा इन्हें पद से तब हटाया जाएगा जब संसद हटाने का प्रस्ताव पारित करे, संसद द्वारा प्रस्ताव पारित हो, संसद द्वारा प्रस्ताव पारित हो हटाने का कि इन्हें हटाना है, तभी पद से हटाया जाएगा। संसद ये प्रस्ताव कैसे पारित करेगी? संसद द्वारा जो प्रस्ताव पारित किया जाएगा वो विशेष बहुमत, विशेष बहुमत में कौन सा? दोहरा बहुमत, यानी प्रत्येक सदन के उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा जो उस सदन के बहुमत से कम ना हो। यानी 2 कंडीशन एग्जिस्ट होनी चाहिए, 2 कंडीशन एग्जिस्ट होनी चाहिए। पहली कंडीशन है कि लोकसभा राज्यसभा दोनों पारित करेगी और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाएगा। लेकिन ये 2/3 बहुमत उस सदन के कुल संख्या के बहुमत से कम नहीं होना चाहिए। यानी ये जो 2/3 बहुमत है उस सदन के आधे से एक ज़्यादा होना ही चाहिए, आधे से एक ज़्यादा होना ही चाहिए, इसका मतलब ये है। तो इस प्रकार जब संसद प्रस्ताव पारित कर दे तो राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें पद से हटाया जा सकता है। संसद के द्वारा इस प्रक्रिया को पारित करने के लिए आर्टिकल 124 क्लॉज 5 कहता है कि संसद इसके लिए अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित कर सकती है।
संसद प्रक्रिया निर्धारित करेगी। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है इस समय क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जस्टिस वर्मा के घर में जले नोटों की गड्डियाँ मिली हुई थी, उनके कंपाउंड में, स्टोर रूम जो भी कहते हैं। और इस आधार पर ये माना जा रहा है कि भई पैसे उन्हीं के होंगे किसी के घर में, और पैसा कहाँ से आएगा? उस व्यक्ति के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति पैसा कैसे रख के चला जाएगा? इसलिए उन पर करप्शन के चार्जेस लगने चाहिए और उन्हें पद से हटाना चाहिए, ये मांग की जा रही है। लेकिन हटाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि संसद हटाएगी तभी पद से हटाया जा सकता है। इसके पहले भी हाई कोर्ट के बहुत सारे जजेस के ऊपर शुरुआत की गई प्रक्रिया, लेकिन उन्होंने पहले ही त्यागपत्र दे दिया, उन्हें हटाया नहीं गया। जस्टिस रामास्वामी सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र जज थे जिनको हटाने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया था। जांच समिति बनाई गई थी, जांच समिति ने उन्हें दोषी पाया था, लेकिन जब संसद में पारित करने की बारी आई तो उस समय जो सबसे बड़ा दल था संसद में, उसने रामास्वामी का समर्थन कर दिया और उनके समर्थन में बायकॉट कर दिया। इसलिए जस्टिस रामास्वामी भ्रष्ट होते हुए भी पद से हटाए नहीं गए। इसका मतलब ये है कि अगर न्यायाधीशों को पद से हटाना है तो कम से कम राजनेताओं को ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, अन्यथा हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि संसद प्रस्ताव पारित करेगी तभी हट सकते हैं। तो संसद ने प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए जजेस इंक्वायरी एक्ट बनाया है, न्यायाधीश जांच अधिनियम। जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 बनाया है संसद ने, और इस जजेस इंक्वायरी एक्ट में ये प्रावधान है कि अगर न्यायाधीशों को हटाने का कोई प्रस्ताव लाया जाता है, अगर लोकसभा में लाया जाता है, तो कम से कम 100 सदस्य का समर्थन होना जरूरी है, और अगर राज्यसभा में लाया जाता है तो कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है, तभी प्रस्ताव लाया जाएगा। अब प्रस्ताव अगर स्पीकर या सभापति के द्वारा एक्सेप्ट हो जाता है तो कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। कैसे आगे बढ़ाई जाएगी? वो सदन एक जांच समिति बनाएगा। उस जांच समिति में या तो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति शामिल होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल होगा, या सुप्रीम कोर्ट का कोई वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होगा, सुप्रीम कोर्ट का कोई सीनियर जज शामिल होगा जांच में, और किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुख्य न्यायमूर्ति शामिल होगा, और कानून का एक जानकार विधिवेत्ता शामिल होगा। ये 3 सदस्यों की एक जांच समिति बनाई जाएगी, और ये जांच समिति जो रिपोर्ट देगी, उसी रिपोर्ट के आधार पर अगर सदन प्रस्ताव पारित कर दे तो न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। यानी न्यायाधीशों को हटाने का तरीका इतना आसान नहीं है। ये तरीका आसान इसलिए नहीं बनाया गया जिससे न्यायाधीशों की स्वतंत्रता को, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बरकरार रखा जा सके। इसीलिए इनके वेतन भत्ते आदि भी संचित निधि पर भारित घोषित किए गए हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते पेंशन सब भारत की संचित निधि पर भारित है। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। ध्यान से सुनना, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, लेकिन हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होती है, भारत की संचित निधि पर भारित होती है। तो इस तरीके से ये संरक्षण के उपाय किए गए हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाहियों पर राज्य विधानमंडल और संसद में कोई चर्चा नहीं की जा सकती, चर्चा पर प्रतिबंध है। तो अनेक प्रावधान किए गए हैं जिससे कि हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता को अपने यहाँ बनाए रख सकें। तो ये न्यायाधीशों को हटाने का तरीका है। अब अगर न्यायाधीशों के पद रिक्त हों तो कैसे पूर्ति की जा सकती है? कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त किया जा सकता है, एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति की जा सकती है। कब कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति की जाती है? जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद अचानक रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति। आर्टिकल 126 कहता है कि राष्ट्रपति नियुक्त करेगा कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति को।
तदर्थ जजेस का भी प्रावधान है। तदर्थ न्यायाधीश यानी एडहॉक जजेस, एडहॉक जजेस नियुक्त किए जा सकते हैं। कौन होते हैं एडहॉक जजेस? एडहॉक जजेस उन्हें कहते हैं जिन्हें अस्थायी तौर पर उच्चतम न्यायालय में कार्य करने के लिए बुलाया जाए। पेंडेंसी बढ़ गई, न्यायाधीश कम हैं, कोरम पूरा नहीं है, तो काम निपटाना है, कैसे निपटाया जाएगा? तो अस्थायी तौर पर जजेस बुलाए जा सकते हैं। कैसे बुलाया जाएगा? सीजीआई बुलाएगा, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति से पहले से सहमति ले लेगा, राष्ट्रपति की पहले से सहमति ले लेगा और किसी हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश से, जज से, जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लायक हो, जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के योग्य हो, हाई कोर्ट के किसी ऐसे न्यायाधीश से, उसकी सहमति से और उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सहमति से, दोनों की सहमति ली जाएगी। उससे सुप्रीम कोर्ट में बैठने व कार्य करने का अनुरोध कर सकेगा। कार्य करने का अनुरोध कर सकेगा। फिर से रिपीट करता हूं मैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट में अस्थायी रूप से न्यायाधीशों को नियुक्त करना है तो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से भारत का मुख्य न्यायमूर्ति कर सकेगा। कैसे? किसी भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश से जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने लायक हो, यानी कम से कम 5 वर्ष न्यायाधीश रह चुका हो, उस हाई कोर्ट के जज की सहमति से और उस हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, मुख्य न्यायमूर्ति है, उसकी सहमति से उस हाई कोर्ट के जज से सुप्रीम कोर्ट में बैठने और कार्य करने की रिक्वेस्ट कर सकेगा, कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए, जैसी जरूरत हो। और सुप्रीम कोर्ट में सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी नियुक्त किए जा सकते हैं। मान लो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने विनती कर ली कि भाई ऐसा मत कीजिए, हमारे यहाँ खुद ही जजेस कम हैं, आप हमारे यहाँ से लेकर चले जाएंगे तो हमारा कामकाज कैसे चलेगा? तो फिर सुप्रीम कोर्ट में रिटायर्ड जजेस बुलाए जा सकते हैं पेंडेंसी को निपटाने के लिए। कैसे रिटायर्ड जजेस बुलाए जाएंगे? सीजीआई, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति की पूर्व सहमति ले लेगा, राष्ट्रपति से पहले से अनुमति ले लेगा और किसी भी रिटायर्ड जज से, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त रिटायर्ड न्यायाधीश से उसकी सहमति लेकर के, उसकी सहमति से सुप्रीम कोर्ट में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकेगा, बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकेगा सुप्रीम कोर्ट में कि वो बैठे और कार्य करे, रिक्वेस्ट कर सकेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज को रिक्वेस्ट करके फिर से बुलाया जा सकता है। लेकिन अगर वो मना कर दे, बोले ना अब नहीं, तबीयत साथ दे रही है, नहीं करूंगा, तो फिर तो हाई कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज से हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से उसकी सहमति से जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने लायक है, जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने लायक है, यानी 5 वर्ष जज रहकर रिटायर हुआ है, उसकी सहमति से सुप्रीम कोर्ट में बैठने और कार्य करने का अनुरोध, सुप्रीम कोर्ट में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। तो इस तरीके से बच्चों सुप्रीम कोर्ट में सेवानिवृत्त न्यायाधीश बुलाए जा सकते हैं कार्य करने। अब शक्तियां क्या होती हैं सुप्रीम कोर्ट की? हम लोग शक्तियां पढ़ लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की। पावर क्या होती हैं? आर्टिकल 129 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है।
कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है कि सुप्रीम कोर्ट की सारी कार्यवाहियां भविष्य में साक्ष्य के रूप में न्यायालयों में प्रयोग में लाई जाएंगी, और जब भविष्य में न्यायालयों में साक्ष्य के रूप में प्रयोग में लाई जाएंगी तो इनको चुनौती नहीं दी जाएगी, इनको चैलेंज नहीं किया जाएगा। इसको कहते हैं अभिलेख न्यायालय। जैसे ही कोई न्यायालय अभिलेख न्यायालय बनता है, उसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति मिल जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट को अपनी अवमानना के लिए दंड देने की पावर भी दी गई है। आर्टिकल 129 ये पावर देता है। बड़ी रोचक कहानी और किस्से हैं, लेकिन वो सिलेबस बहुत फिर समय बहुत लंबा होगा, इसलिए मैं उधर नहीं जा रहा हूँ। मैं केवल न्यायालय की अवमानना की कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। उस रोचक कहानी और किस्से का वर्णन यहाँ मैं नहीं कर रहा हूँ। तो अभिलेख न्यायालय बनते ही न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार मिल जाता है। क्या होती है न्यायालय की अवमानना, ये संविधान में परिभाषित नहीं है। इसके लिए संसद ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 निर्मित किया है, सान्याल समिति की सिफारिश के आधार पर। सान्याल समिति के रिकमेंडेशन के आधार पर न्यायालय अवमान अधिनियम बनाया गया है, और इस न्यायालय अवमान अधिनियम में सिविल अवमानना और क्रिमिनल अवमानना दो तरीके से अवमानना को डिफाइन किया गया है। दो तरीके से न्यायालय की अवमानना को डिफाइन किया गया है, सिविल और क्रिमिनल। सिविल अवमानना तब होती है जब कोई भी व्यक्ति न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर अवहेलना करता है, अथवा न्यायालय में दिए गए शपथ पत्र का उल्लंघन करता है, तो उसे सिविल अवमानना कहते हैं। क्रिमिनल अवमानना तब बनती है जब कोई व्यक्ति न्यायालय की गरिमा को क्षति पहुंचाए, न्यायालय के कार्य में बाधा उत्पन्न करे, न्यायालय के निर्णय को लागू करने में बाधा उत्पन्न करे, तो क्रिमिनल अवमानना बनती है। न्यायालय सिविल या क्रिमिनल अवमानना के लिए 2000 रुपये का जुर्माना लगा सकता है मैक्सिमम, या 6 माह का कारावास दे सकता है, या दोनों सजा दे सकता है। तो ये न्यायालय की अवमानना का प्रावधान है। न्यायालय की अवमानना भी विगत वर्षों में विवादों में यदाकदा रही है, क्योंकि न्यायालय की अवमानना के कारण हम न्यायालय के खिलाफ कुछ कहने से बचते हैं। चलो, ये तो बहुत बुरी बात नहीं है, लेकिन बुरी बात यह है कि न्यायालय के जो तर्कसंगत आलोचनाएं हैं वो भी रुक जाती हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा बहुत अच्छे निर्णय ही दिए हैं। कुछ निर्णयों की आलोचना की जा सकती है, लेकिन किया नहीं जा सकता, क्योंकि न्यायालय की अवमानना का भय सताता रहता है। और इसीलिए न्यायालय की अवमानना का प्रयोग एक भय दिखाने वाले हथियार के रूप में न्यायालय ने किया, इसलिए इसको समाप्त करने की मांग की जाती रही है। लेकिन भारत जैसे परिवेश के लिए न्यायालय की अवमानना बने रहना आवश्यक इसलिए है कि न्यायालय की अवमानना की संकल्पना के कारण ही न्यायपालिका की कार्यवाही हमारे देश में सुचारू तरीके से चल पाती है, अन्यथा न्यायालय की कार्यवाही सुचारू तरीके से न चल पाए। इसलिए न्यायालय की अवमानना हमारे देश में बने रहना जरूरी है। मैं बहुत ज़्यादा एग्जाम्पलीफाई इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर लेक्चर लंबा हो जाएगा, उधर जाएंगे, तो इसलिए हम उसकी कहानियाँ और किस्से यहाँ पर नहीं बता रहे हैं। आर्टिकल 131, आर्टिकल 131 आरंभिक क्षेत्राधिकार का वर्णन करता है। वरना न्यायालय की अवमानना से संबंधित बड़े बड़े रोचक किस्से हैं, बड़े बड़े इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन अब आरंभिक क्षेत्राधिकार, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या है? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ऐसे विवादों का निपटारा करता है जो भारत सरकार यानी संघ की सरकार या राज्य सरकार के बीच में है, या राज्य सरकार और राज्य सरकार के बीच में है, या फिर ऐसे मुकदमे हैं जिनमें भारत सरकार और कुछ राज्य सरकारें एक ओर हैं, बाकी राज्य सरकारें दूसरी ओर हैं। ऐसे मुकदमों का समाधान उच्चतम न्यायालय जब करता है तो इसे उच्चतम न्यायालय का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं, आरंभिक क्षेत्राधिकारिता कहते हैं। आर्टिकल 131, उच्चतम न्यायालय देश का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है, इसलिए उच्चतम न्यायालय को अपीलीय क्षेत्राधिकार भी दिए गए हैं।
किन किन मामलों में अपीली क्षेत्राधिकार दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट को? संवैधानिक मामलों में अपील की जा सकती है। संवैधानिक मामलों में अपील तब होती है जब उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट किसी भी मामले में ये प्रमाण पत्र दे कि ऐसे मामले की उच्चतम न्यायालय की राय में व्याख्या आवश्यक है। मामले में विधि और संविधान का ऐसा सारवान प्रश्न शामिल है, ऐसा सब्सटेंशियल क्वेश्चन शामिल है जिसकी व्याख्या उच्चतम न्यायालय की राय में आवश्यक है, तो संवैधानिक मामलों में अपील की जा सकती है, आर्टिकल 132 कहता है। सिविल मामलों में भी अपील की जा सकती है, लेकिन सिविल मामले में भी अपील तभी होगी जब हाई कोर्ट यह प्रमाण पत्र दे कि मामले में विधि का कोई सारवान प्रश्न निहित है और इसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आवश्यक है। कैसे देता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट प्रमाण पत्र कैसे देता है? आर्टिकल 134 क्लॉज ए ये कहता है कि हाई कोर्ट अपनी प्रेरणा से या किसी पक्षकार के आवेदन पर अपील के लिए प्रमाण पत्र जारी कर सकता है, सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस जारी कर सकता है। इसी के आधार पर संवैधानिक और सिविल मामलों में अपील की जा सकती है। लेकिन क्रिमिनल मामलों में भी अपील हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में, और क्रिमिनल मामले में जो अपील होती है उसकी शर्तें, 3 शर्तें हैं सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की। पहली शर्त तो यही है कि क्रिमिनल मामले में अपील तब होगी जब सुप्रीम कोर्ट प्रमाण पत्र दे, हाई कोर्ट प्रमाण पत्र दे दे कि भाई सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को ले जाया जा सकता है, अपील की जा सकती है, तो मामला अपील योग्य हो जाएगा। अपील करने का मतलब चुनौती देना, हाई कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना, इसी को अपील कहते हैं। दूसरा, अगर कोई मामला लोअर कोर्ट में पेंडिंग है, हाई कोर्ट अपने पास मंगा ले, उसकी सुनवाई करे और जो आरोपी है उसको दोषी मानते हुए मौत की सजा दे दे, तो मामला अपील योग्य हो जाता है। तीसरा, अगर निचली अदालत ने किसी मामले में किसी को दोषमुक्त घोषित कर दिया है, सजा से मुक्त घोषित कर दिया है, हाई कोर्ट उस मामले में सुनवाई करता है और सुनवाई करके उस व्यक्ति को आरोपी सिद्ध करता है, दोषी सिद्ध करता है और उस दोषी को मौत की सजा सुना देता है, तो क्रिमिनल मामलों में अपील जा सकती है। तो ये आर्टिकल 134 कहता है। लेकिन एक तरीका है SLP, स्पेशल लीव पिटिशन। हम लोगों ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में ये अपील दायर करने के जितने तरीके हैं वो बेहद संकीर्ण हैं, क्योंकि हाई कोर्ट सर्टिफिकेट दे तभी अपील होगी। हाई कोर्ट ने सर्टिफिकेट नहीं दिया और किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके मामले में न्याय नहीं हुआ, तो भी उसके पास एक रास्ता है और वो रास्ता है 136, आर्टिकल 136 में स्पेशल लीव पिटिशन फाइल कर सकता है। यानी वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना कर सकता है कि जनाब मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है, मेरे मामले में कुछ गड़बड़ हुई है, और लेकिन मैं अपील की शर्तें पूरी नहीं करता, हाई कोर्ट ने मुझे सर्टिफिकेट नहीं दिया है, लेकिन अगर मेरे मामले पर निगाह डाली जाए तो पता चलेगा कि मुझे न्याय की ज़रूरत है। तो ऐसे मामले में फिर आर्टिकल 136 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट उस प्रार्थना पत्र पर विचार करता है और देखता है कि अगर मामले में कोई मेरिट है तो अपील की इजाज़त दे देता है। तो फिर यहाँ पर विशेष अनुमति से अपील इस तरीके से की जा सकती है। अपीली क्षेत्राधिकार, आर्टिकल 137 ये कहता है कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्णय का पुनर्विलोकन किया जा सकता है। निर्णय का पुनर्विलोकन किया जा सकता है। देखो, ये न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं है, न्यायिक पुनर्विलोकन अलग है, जो हम लोगों ने मूल अधिकारों में पढ़ा है, आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में पढ़ा है, पहले ही पढ़ चुके हैं मूल अधिकारों में। न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब होता है कानूनों की संवैधानिकता की जांच। ये निर्णय का पुनर्विलोकन है, रिव्यू ऑफ जजमेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतिम निर्णय सुनाया है उस निर्णय का रिव्यू वो कर सकता है, और अगर कहीं कोई दोष रह गए हैं तो उन दोषों को दूर कर सकता है। केस नए सिरे से नहीं सुना जाता यहां पर। आर्टिकल 139 ए,
सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में मामले को ट्रांसफर कर सकता है। किसी भी केस को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी पावर है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से मामले को अपने पास मंगा सकता है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से मामले को अपने पास मंगा सकता है, उस मामले में निर्देश तैयार कर सकता है और वो निर्देश हाई कोर्ट को दे सकता है और हाई कोर्ट अब उस निर्देश के आधार पर मामले की सुनवाई करेगा और कार्य करेगा। सुप्रीम कोर्ट ऐसा अपनी स्वप्रेरणा से भी कर सकता है या किसी पक्षकार के आवेदन पर कर सकता है, या अगर भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल आवेदन करे तो उसके आवेदन पर भी सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकता है। आर्टिकल 141 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वो पूरे देश में बाध्यकारी होगा। उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय देश में सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होंगे। इसको पूर्व निर्णय का सिद्धांत कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट कहा जाता है। आर्टिकल 142 की पावर सुप्रीम कोर्ट की सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रही है। दो बातें हैं आर्टिकल 142 में। सुप्रीम कोर्ट पूर्ण न्याय करने के उद्देश्य से कोई भी आदेश पारित कर सकता है। पूर्ण न्याय की संकल्पना है कि सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय करने के उद्देश्य से कोई भी आदेश पारित करने का अधिकार है। विगत वर्षों में ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा, विशेषकर तमिलनाडु राज्य बनाम गवर्नर तमिलनाडु के मामले में, जब उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए जो राज्यपाल के पास 10 विधेयक लंबित थे उनको अनुमति दे दी और कानून बना दिया अपनी अनुमति से। जबकि राज्यपाल की अनुमति से कानून बनते हैं, राष्ट्रपति की अनुमति से कानून बनते हैं, लेकिन न्यायालय ने अपनी अनुमति से कानून बना दिया और न्यायालय ने राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए अनुमति देने की, विधेयकों पर अनुमति देने की समय सीमा तय कर दी। तो राष्ट्रपति ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में इन सवालों को उठाया तो उच्चतम न्यायालय ने जवाब दिया कि न्यायालय अनुच्छेद 142 का प्रयोग करके ऐसा नहीं कर सकता। ये अनुच्छेद 142 का दुरुपयोग है, क्योंकि अनुच्छेद 142 का उपयोग करके किसी की शक्ति को रिप्लेस नहीं कर सकते। अनुच्छेद 142 की शक्ति पूरक शक्ति है, सप्लीमेंट्री पावर है, सप्लांट करने की पावर नहीं है। तो इसलिए अनुच्छेद 142 का ये जो जजमेंट है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस 2025 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी मैंने आपको बताया आगामी एग्जाम के लिए। इसके अलावा आर्टिकल 142 ये कहता है कि संसद कानून बना सकती है और कानून बना करके न्यायालय कैसे सम्मन करेगा, कैसे साक्ष्य लेगा, कैसे अवमानना के लिए दंड देगा, इसके लिए प्रावधान कर सकती है। आर्टिकल 143 ये दोनों बेहद इंपॉर्टेंट हैं इस बार के लिए, जो भी एग्ज़ाम होने वाला है उसमें, क्योंकि 142 पर हमने अभी बताया आपको कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस 2025 जो 16वां प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 143 ये परामर्शी क्षेत्राधिकार का वर्णन करता है। परामर्शी क्षेत्राधिकार का मतलब ये है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है। कैसे मांग सकता है? दो बातें इसमें बताई गई हैं। पहली बात यह है कि किसी भी विधि या तथ्य के प्रश्न पर जो सार्वजनिक महत्व का है, किसी भी विधि या तथ्य के प्रश्न पर जो सार्वजनिक महत्व का है, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से राय मांग सकता है। राष्ट्रपति की ओर से राष्ट्रपति की मांग प्रस्तुत करने के लिए उच्चतम न्यायालय में अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी उपस्थित होता है। कम से कम 5 जजेस की बेंच बनाई जाती है। 2 मामलों में कम से कम 5 जजेस की बेंच होना जरूरी है, एक संवैधानिक मामला और एक परामर्शी मामला। बाकी मामलों में कितने भी न्यायाधीश हो सकते हैं, कोई शर्त नहीं है, लेकिन परामर्शी और संवैधानिक 2 मामलों में शर्त है, कम से कम 5 न्यायाधीशों की बेंच होगी। तो कम से कम 5 न्यायाधीशों की बेंच बनाई जाएगी। अटॉर्नी जनरल की ओर से, अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति की ओर से बात रखेगा और 5 जजेस की बेंच अपनी सलाह देगी। न्यायपालिका सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है
और जो सलाह राष्ट्रपति को दी जाती है, राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन अगर सलाह मान ली जाए तो वो कानून का रूप बन जाता है। और दूसरी बात यह है कि अगर अगर एक अवसर ऐसा है कि अगर संविधान के पूर्व जो संधियां आदि की गई हैं, संविधान के पूर्व संधियों आदि से, संविधान के पहले संधियां, संविदाएं, ये सब जो की गई हैं, जिनके आधार पर हमारी व्यवस्था चल रही है, अगर उनसे संबंधित कोई प्रश्न है, उनसे संबंधित कोई विवाद है, और अगर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांगता है, तो उच्चतम न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य है, लेकिन राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो यह सुप्रीम कोर्ट की संरचना हो गई। अब इसके बाद हाई कोर्ट के बारे में संविधान में प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 214 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा, लेकिन आर्टिकल 230 और 231 ये प्रावधान करता है कि संसद एक से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है, या किसी भी उच्च न्यायालय पर एक से अधिक राज्यों या यूनियन टेरिटरीज का कार्यक्षेत्र, क्षेत्राधिकार स्थापित कर सकती है। अथवा आर्टिकल 241 ये कहता है कि किसी भी यूनियन टेरिटरी के लिए एक अलग हाई कोर्ट बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से हाई कोर्ट के बारे में प्रावधान है। आपके पास जो नोट्स रहते हैं उनमें लिस्ट दी गई होती है कि किस किस हाई कोर्ट में किस किस राज्य का क्षेत्राधिकार है। जैसे मुंबई हाई कोर्ट पर महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, इस यूनियन टेरिटरी, 2 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी का क्षेत्राधिकार है, आदि आदि आदि। तो ये एक बार अवश्य हमें देख लेना चाहिए। कैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है? हाई कोर्ट में एक मुख्य न्यायमूर्ति होगा, एक चीफ जस्टिस होगा, सीजे होगा, और अन्य न्यायाधीश होंगे। इन न्यायाधीशों की जो संख्या है ये राष्ट्रपति तय करेगा। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों की संख्या है वो संसद निर्धारित करती है, और बच्चों हाई कोर्ट में जो न्यायाधीशों की संख्या है वो संसद नहीं, राष्ट्रपति निर्धारित करता है। ये ध्यान रखना है। कैसे नियुक्ति की जाएगी इन न्यायाधीशों की? न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाएगी? आर्टिकल 217 में तमाम सारे प्रावधान है, हटाने तक के प्रावधान है। तो राष्ट्रपति, अब देखो संविधान में जो प्रावधान है और व्यवहार में जो प्रावधान है अंतर है। तो पहले संविधान की बात बताता हूं। संविधान ये कहता है कि राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करता है। और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी परामर्श करता है। ये संविधान में लिखी गई भाषा है। लेकिन व्यवहार में कॉलेजियम के माध्यम से नियुक्ति होती है, जो हमने अभी पढ़ा है पहले। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, प्लस सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे। कॉलेजियम में वो सिफारिश करेंगे और उसके माध्यम से नियुक्तियां की जाएंगी। तो इस तरीके से नियुक्ति होती है व्यवहार में कॉलेजियम के माध्यम से। योग्यता क्या है यहां पर नियुक्ति के लिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, एक तो नागरिक होना जरूरी है, और 2 योग्यता में से कोई भी योग्यता होनी चाहिए। पहली योग्यता है 10 वर्ष न्यायाधीश रहा हो, या 10 वर्ष हाई कोर्ट में अधिवक्ता रहा हो। इन 2 योग्यताओं में से कोई एक योग्यता होनी चाहिए। 10 वर्ष न्यायाधीश रहा हो, इसका मतलब किसी भी लोअर कोर्ट में कम से कम डिस्ट्रिक्ट जज रहा हो 10 वर्ष, या फिर किसी हाई कोर्ट में 10 वर्ष वकालत की हो, तो उसे न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। कॉलेजियम की सिफारिश पर ही नियुक्त किया जाएगा। कार्यकाल, इनका कार्यकाल 62 वर्ष तक का होता है, मैक्सिमम 62 ईयर्स होता है।
शपथ दिलाई जाती है, राज्यपाल, उस राज्य का राज्यपाल इन्हें शपथ दिलाता है तीसरी अनुसूची के अनुसार। त्यागपत्र ये राष्ट्रपति को दे सकते हैं अगर ये अपना पद त्याग हट करना चाहें तो। हटाया जाना वैसे ही हटाए जाते हैं जैसे हम लोगों ने प्रावधान पढ़े हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए, जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए प्रावधान पढ़े हैं वैसे ही ये पद से हटाए जा सकते हैं। अब हाईकोर्ट में भी कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त किया जा सकता है, उच्च न्यायालय में भी एक्टिंग चीफ जस्टिस, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति, अगर न्यायमूर्ति का पद रिक्त है तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। अब देखो यहां पर एडहॉक जजेस नहीं होते, ध्यान रखना, जैसे सुप्रीम कोर्ट में हमने एडहॉक जजेस पढ़े हैं, यहां नहीं होते। यहां क्या होते हैं, यहां अतिरिक्त न्यायाधीश होते हैं, एडिशनल जज होते हैं। एडिशनल जज आर्टिकल 224, एडिशनल जज ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे मैक्सिमम 2 वर्ष के लिए, या 62 वर्ष के तक ही रह सकते हैं। अगर 61 साल में नियुक्त किए गए तो 1 साल, 61 साल में नियुक्त किए गए तो 1 साल, क्योंकि 62 वर्ष से ज्यादा उम्र हो नहीं सकती, क्योंकि 62 साल में रिटायरमेंट है। तो अगर न्यायाधीशों का पद रिक्त है तो राष्ट्रपति अधिकतम 2 वर्ष के लिए अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की परमिशन से, सहमति से। लेकिन व्यवहार में कॉलेजियम की सिफारिश से होता है, व्यवहार में सब कॉलेजियम चलता है, यहां भी व्यवहार में कॉलेजियम की सिफारिश से होगा। कार्यकारी न्यायमूर्ति, एक्टिंग जज, ये क्या होता है, ये भी अनुच्छेद 224 में ही है ये सारे। तो यहां पर तदर्थ न्यायाधीश नहीं होते, अस्थाई जज नहीं होते, यहां अतिरिक्त न्यायाधीश होते हैं 2 साल के लिए। हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश ही नियुक्त किए जाते हैं, जिनका अच्छा वर्क होता है उनको प्रमोट कर दिया जाता है और वो परमानेंट हो जाते हैं। फिर प्रमोट नहीं बल्कि यूं कहें कि उनको परमानेंट कर दिया जाता है। कार्यकारी न्यायमूर्ति कौन होता है, मान लो हाईकोर्ट के किसी भी जज का पद अचानक कुछ समय के लिए खाली हो जाए, बीमार हो जाए 3 महीने के लिए, डॉक्टर ने कह दिया कि भाई अब 3 महीने तुम नहीं आ सकते कोर्ट, विदेश चले गए इलाज कराने, तो अब 3 महीने 4 महीने उनके कोर्ट का काम कौन देखेगा, किसी दूसरे कोर्ट को तो दी नहीं जा सकती जिम्मेदारी, क्योंकि वो पहले से ओवरलोडेड है, लाखों केसेस पेंडिंग है हाई कोर्ट में। तो ऐसी दशा में क्या होगा, ऐसी दशा में वो जो खाली जगह है उस खाली जगह पर कोई एक न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है 2 महीने 3 महीने के लिए, जैसे ही वो न्यायाधीश वापस आ जाएगा उसे विड्रा कर लेंगे। तो इसे कार्यकारी न्यायमूर्ति कहते हैं। ये केवल हाईकोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में ये व्यवस्था नहीं है, केवल हाईकोर्ट में है। ये कार्यकारी न्यायमूर्ति क्या है, किसी न्यायाधीश के कार्य से अनुपस्थित होने पर ये अस्थायी है, एक तरीके से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा, ये भी कॉलेजियम की ही सिफारिश से आएगा। इसके बाद सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी बुलाए जा सकते हैं, सेवानिवृत्त न्यायाधीश की उपस्थिति, आर्टिकल 224A। हाईकोर्ट में भी रिटायर्ड जज बुलाए जा सकते हैं। कौन बुलाएगा, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायमूर्ति, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति की पूर्व सहमति ले लेगा, राष्ट्रपति की सहमति पहले ले लेगा और उससे किसी हाईकोर्ट के उस रिटायर्ड जज से उसकी सहमति से उससे कार्य करने की
रिक्वेस्ट कर सकेगा, बैठने और कार्य करने की रिक्वेस्ट कर सकेगा। तो ये तरीका है, इस तरीके पर सवाल आते हैं। तो ये हाई कोर्ट की संरचना हो गई। जो हाई कोर्ट की शक्तियां हैं, हाई कोर्ट की बहुत ज़्यादा पावर उस तरीके से नहीं है जैसे सुप्रीम कोर्ट की है। अनुच्छेद 215 एक अभिलेख न्यायालय के रूप में, अनुच्छेद 226 हम लोग मूलाधिकारों में हम लोगों ने पढ़ा है, रिटीय क्षेत्राधिकार है। 5 तरीके की रिटें जारी की जा सकती हैं हाई कोर्ट के द्वारा, लेकिन हाई कोर्ट का जो रिट क्षेत्राधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है, क्योंकि मूलाधिकारों के उल्लंघन के लिए और अन्य प्रयोजनों के लिए दोनों तरीके से रिटें जारी की जा सकती हैं। और आर्टिकल 227 कहता है कि अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण, अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण हाई कोर्ट करता है। अधीनस्थ न्यायालय क्या होते हैं? अधीनस्थ न्यायालय का मतलब होता है जिला न्यायालय। जिला न्यायालय, तो जिला न्यायालय में जिला न्यायाधीश होंगे, जिला न्यायाधीश होगा, और जिला न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश होंगे, अन्य न्यायाधीश होंगे। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे की जाएगी? राज्यपाल द्वारा की जाती है, राज्यपाल द्वारा। आर्टिकल 233 कहता है राज्यपाल द्वारा नियुक्त की जाती है, और राज्यपाल हाईकोर्ट के परामर्श से करता है, हाईकोर्ट के परामर्श से करता है। किसकी नियुक्ति करेगा? जो पहले से न्यायिक सेवा में है, पहले से न्यायिक सेवा में है उसको प्रमोट कर देगा, उसका प्रमोशन हो जाएगा, या जिन्होंने 7 वर्ष तक वकालत की हो, अधिवक्ता रहा हो और हाईकोर्ट ने सिफारिश की हो, हाईकोर्ट ने सिफारिश की हो। तो पहले से जो जज रहते हैं उनको प्रमोट करके डिस्ट्रिक्ट जज बना देते हैं, या फिर 7 साल जिसने वकालत की है हाईकोर्ट उसका एग्ज़ाम लेता है, जिसे हायर जुडिशियल सर्विस का एग्ज़ाम कहते हैं, और जिसको वो सेलेक्ट करता है उसको जिला न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। जो अन्य न्यायाधीश होते हैं जिला न्यायाधीश से भिन्न, उनकी भी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन राज्यपाल हाईकोर्ट के परामर्श प्लस जो राज्य का पब्लिक सर्विस कमीशन है, इन दोनों के परामर्श से करता है। हाईकोर्ट और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से करता है। व्यवहार में यह होता है कि राज्य का लोक सेवा आयोग पीसीएसजी की वैकेंसी निकालता है, हाईकोर्ट की निगरानी में वो सारा एग्जाम कंडक्ट कराता है, जिन लोगों को सिलेक्ट करता है उन्हें राज्यपाल नियुक्त कर देता है। तो ये इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में चर्चा हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार को लेकर के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे न्यायिक सक्रियता है, पीआईएल है, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उठता है जनहित याचिकाओं का। पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लोकहित वाद या जनहित याचिका, कुछ भी कह लो। एक नियम होता है लोकस स्टैंडी, लैटिन भाषा में। लोकस स्टैंडी ये कहता है कि जिसके अधिकारों का हनन हो वही मुकदमा दायर कर सकता है। यानी अगर हम पीड़ित हैं तो हम ही मुकदमा दायर करेंगे, हमारी ओर से कोई दूसरा व्यक्ति मुकदमा दायर करने का अधिकार नहीं रखता, हमारी ओर से कोई दूसरा व्यक्ति मुकदमा दायर करने का अधिकार नहीं रखता। इसको कहते हैं लोकस स्टैंडी, लोकस स्टैंडी। तो यही न्याय का नियम है। लेकिन अमेरिका में, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि जो गरीब लोग हैं न्याय पाने से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि न तो उनके पास पैसा है मुकदमेबाजी करने का, क्योंकि न्यायालय में केस लड़ना खर्चीला है, और ना ही वो शायद इतने जानकार होते हैं, जागरूक होते हैं। तो न्यायालय ने वहाँ पर इस नियम की आसान व्याख्या की, सरल व्याख्या की, और न्यायालय ने कहा
कि भाई जो गरीब आदमी है उसकी ओर से कोई दूसरा व्यक्ति या कोई दूसरी संस्था भी मुकदमा दायर कर सकती है। यानी जो मुकदमा दायर कर रहा है उसका अपना इंटरेस्ट नहीं है, वो दूसरों के लिए मुकदमा दायर करता है। इसीलिए इसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। लोगों के हित की याचिका है, स्वयं के हित की याचिका नहीं, लोगों के हित की याचिका है। तो लोगों के हित की याचिका है, इसीलिए इसको लोकहितवाद कहते हैं। भारत में भी ये कॉन्सेप्ट न्यायमूर्ति पीएन भगवती और न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने इस संकल्पना की शुरुआत की और उसका परिणाम ये है कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की जा सकती है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में पीआईएल दायर की जा सकती है, लेकिन दूसरों के लिए ही, अपने लिए नहीं। जब से पीआईएल का कॉन्सेप्ट आया है हमारे देश में मूलाधिकारों की नई नई व्याख्या संभव हुई है। जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायालय ने, जैसे फंडामेंटल राइट में हम लोगों ने पढ़ा, राइट टू डिजिटल एक्सेस, राइट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। अभी 2025 में न्यायालय ने ये सब नए मूलाधिकार घोषित किए। इसके पहले पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, भोजन का अधिकार, पेयजल का अधिकार, ये सारे अधिकार, शीघ्र चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार, निजता का अधिकार, राइट टू प्रिवेसी। तो न्यायालय ने जो अनेक मूलाधिकार घोषित किए, ये जनहित याचिकाओं की सुनवाई के माध्यम से ही घोषित किए। तो जनहित याचिकाओं ने मूलाधिकार के क्षेत्र को, मूलाधिकार के परिदृश्य को व्यापक बनाया है, इनको विस्तृत बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पीआईएल का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये रहा है, सबसे बड़ा योगदान ये रहा है। इसके अलावा इसने सरकारी अधिकारियों के, लोक पदाधिकारियों के निरंकुशता पर, सरकारों की निरंकुशता पर, संसद की निरंकुशता पर, सब पर अंकुश लगाने का काम किया है, करप्शन को रोकने का काम किया है। और नतीजा ये है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका के क्षेत्र में भी भूमिका निभाने का अवसर दिया है, जिससे न्यायिक सक्रियता जैसी अवधारणा ने जन्म लिया है। जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। तो न्यायिक सक्रियता की अवधारणा ने जन्म लिया, जुडिशियल एक्टिविज्म की अवधारणा ने जन्म लिया। लेकिन जब न्याय, इसके वजह से, क्योंकि पीआईएल की वजह से मुकदमों की बाढ़ आ गई, तो न्यायालय पर पहले से ही मुकदमे बहुत थे, अब नए पेंडेंसी आ गई, तो एक तो ये कमी आई, न्यायालय के लिए चुनौती आई। दूसरा, न्यायालय ने जुडिशियल एक्टिविज्म को प्रमोट किया, न्यायिक सक्रियता कहते हैं इसे, न्यायिक सक्रियता को प्रोत्साहन दिया गया। और इसके माध्यम से न्यायालय ने कार्यपालिका और विधायिका की जिम्मेदारियों को भी खुद निभाना शुरू कर दिया। जो काम सरकार नहीं कर पाती थी, न्यायालय ने अपने आदेश से करना शुरू करवा दिया। जैसे पुलिस सुधार के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए, संसद को कानून बनाना चाहिए, दोनों ने नहीं किया। तो प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने पुलिस सुधार के लिए 7 सिद्धांतों का प्रतिपादन कर दिया और न्यायालय ने लगातार निगरानी की कि राज्य इसको लागू करने के लिए पहल करें। शुरुआती दौर में राज्यों ने शिथिलता दिखाई, लेकिन जब न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया तो राज्यों को इस दिशा में पहल करनी पड़ी। यानी एक तरीके से न्यायपालिका कानून बनाने लगा, जुडिशियल लेजिस्लेशन जन्म लेने लगा, न्यायपालिका सरकार चलाने लगी, जबकि न्यायपालिका का ये काम नहीं है, न्यायपालिका का ये काम नहीं है। इसलिए न्यायपालिका के इस हस्तक्षेप से हमारे लिए तो सहूलियत पैदा हुई, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा, सरकारी अधिकारियों की निरंकुशता पर अंकुश लगा, जो काम सरकार संसद नहीं कर रही है न्यायपालिका के माध्यम से होने लगा। लेकिन इसने न्यायपालिका पर कार्य का बोझ बढ़ा दिया, न्यायपालिका में निरंकुशता की संभावना को जन्म दिया, क्योंकि न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करने लगी। न्यायपालिका का काम तो ये नहीं है कानून बनाना, सरकार चलाना, न्यायपालिका का काम है न्याय देना। इसलिए एक बुराई के रूप में ये जन्म लेने लगी। इसे जुडिशियल ओवररीच भी कहा जाने लगा कि विगत वर्षों में न्यायालय ने न्यायिक अतिक्रमण का एग्जाम्पल प्रस्तुत किया है।
हमारे जो पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति रहे हैं, जैसे जस्टिस बी.आर. गवई, जो अभी रिटायर हुए कुछ समय पहले, उन्होंने कहा न्यायिक सक्रियतावाद तो ठीक है, लेकिन न्यायिक अतिक्रमण ठीक नहीं है, ये तो न्यायिक आतंकवाद जैसा है। इसका मतलब ये है कि चूंकि सरकारें और संसद की भूमिका में बहुत सुधार नहीं आया है, इसलिए न्यायपालिका को तो हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा, इसलिए जुडिशियल एक्टिविज्म तो रहेगा ही, लेकिन न्यायपालिका अनावश्यक हस्तक्षेप ना करे। अगर न्यायपालिका अनावश्यक हस्तक्षेप करेगी तो न्यायिक अतिक्रमण में बदल जाएगा, जुडिशियल ओवररीच में बदल जाएगा, और ज़्यादा अनावश्यक हस्तक्षेप करेगी तो न्यायिक आतंकवाद का एग्जाम्पल हो जाएगा। ये ठीक नहीं होगा। इसलिए न्यायपालिका को अपनी लक्ष्मण रेखा पहचाननी चाहिए और जुडिशियल रिस्ट्रेंट का परिचय देना चाहिए। न्यायिक संयम का परिचय देना चाहिए, जिससे न्यायपालिका दायरे में रह करके काम करे। दायरे में, जैसे अभी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 142 के लिए कहा। अनुच्छेद 142 का उपयोग करके जब सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपाल के पास पेंडिंग 10 विधेयकों को खुद कानून बना दिया कि राज्यपाल अनुमति नहीं दे रहा है, कोई मतलब नहीं, मैं अनुमति दे रहा हूं और कानून बना रहा हूं। न्यायपालिका को यह अधिकार तो संविधान देता नहीं। तो ये न्यायिक आतंकवाद, न्यायिक अतिक्रमण का एग्जाम्पल है। न्यायपालिका को ये नहीं करना चाहिए। यह अनुच्छेद 142 का दुरुपयोग है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद स्वीकारा इस बात को प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के मामले में, ये शक्ति का दुरुपयोग है, ये जुडिशियल ओवररीच है, ये न्यायपालिका के अधिकार के बाहर है। तो न्यायपालिका को यह देखना होगा कि वह जब कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप कर रही है तो उस हस्तक्षेप की एक सीमा होगी, एक सीमा होगी। असीमित सीमा में जाकर अगर वो हस्तक्षेप करेगी तो न्यायिक अतिक्रमण बन जाएगा, और इसकी अनुमति संविधान नहीं देता, इसकी इजाजत संविधान नहीं। तो ये जुडिशियल सिस्टम है हमारा जो वर्क करता है। अब बहुत सारे चैलेंजेस हैं जुडिशियल रिफॉर्म को लेकर के। विगत वर्षों में तमाम तरीके के चैलेंजेस हमारे सामने आए हैं। वर्तमान समय में 5.25 करोड़ की पेंडेंसी है। जब पेंडेंसी 5 करोड़ से कम थी, तब एक स्टडी ये बताती थी कि अगर इसी गति से मुकदमेबाजी निपटे, इसी गति से मुकदमे निपटें, तो सारे मुकदमों को निपटने में, जब मुकदमे 4 करोड़ लगभग 80 लाख थे, तब की स्टडी है कि तो सारे मुकदमे निपटने में 464 साल लगेंगे। 464 साल, यानी आज जितनी पेंडेंसी है, अगर इसी गति से पेंडेंसी निपटाई जाए तो 470 साल से अधिक लग जाएंगे सारे मुकदमे समाप्त होने में। तो बेहद चिंता की बात है, बहुत खतरनाक ट्रेंड है। इसको हमें गंभीरता पूर्वक समझना होगा और इस पर एक्ट करना होगा, इस पर कार्यवाही करनी होगी। न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका तीनों को मिलकर कार्य करना होगा। समस्या ये है कि संसद कोई कानून बनाती है, न्यायपालिका रद्द कर देती है। तो अब कानून बनाने में एक न्यायपालिका भी एक चरण शामिल हो गई। वैसे तो परंपरागत तरीके से न्यायपालिका कानून बनाने का चरण नहीं है, लेकिन न्यायिक सक्रियता वाद और न्यायिक अतिक्रमण के कारण कानून बनाने के दौर में न्यायपालिका ने भी अपने आप को शामिल कर लिया है। इस प्रवृत्ति के कारण एक शक्ति असंतुलन भी उत्पन्न होने लगा है। इन सब पर चिंतन करना होगा, मनन करना होगा और इस शक्ति संतुलन को संतुलित बनाने का प्रयास करना चाहिए। हमें इस दिशा में ध्यान देना होगा। जो सरकारें हैं और संसद हैं, वे अपने शक्ति का दुरुपयोग न करें, यह भी ध्यान रखना होगा। क्योंकि अगर वे अपने शक्ति का दुरुपयोग करेंगे तो इस तरीके के अतिक्रमण की व्यवस्था बढ़ेगी। तो इन सारी बातों का ध्यान रखना होगा हमारे जुडिशियल सिस्टम में। ये इस तरीके के न्यायिक सुधार हमें करने पड़ेंगे। तो पेंडेंसी सबसे बड़ा चैलेंज है। इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यायपालिका जो जिलों स्तर पर न्यायपालिकाएं हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत नहीं है। 50% से ज़्यादा ऐसी न्यायपालिकाएं हैं जहां आज भी रिकॉर्ड रूम नहीं है हमारे यहाँ। तो न्यायपालिका के लिए रिकॉर्ड रूम बनना बहुत ज़रूरी है। तो इन सारी दिशाओं में हमें कदम उठाने की आवश्यकताएं हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यायपालिका के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के
हमें कदम उठाना होगा। जितने भी जुडिशियल लॉज़ हैं, उन जुडिशियल लॉज़ को चेंज करने की ज़रूरत है। जो पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति थे जस्टिस रमन्ना, वे अपने हर भाषण में इस मुद्दे को उठाते थे कि ब्रिटिश काल के कानूनों को बदलो, समाप्त करो, नया कानून बनाओ। हालाँकि समस्या का विषय ये है कि हमारे देश का एक वर्ग ऐसा है जो ब्रिटिश कालीन कानूनों को बनाए रखने के पक्ष में है, उन्हें चेंज नहीं करना चाहता। इसलिए सुधार और परिवर्तन बेहद कठिन काम है। अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन भी कहते थे, लोकतंत्र में सुधार करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि लोकतंत्र में अनेक राजशाहियाँ काम करती हैं। तो अब बताओ अंग्रेजी काल के कानून को बदलने में क्या समस्या है? लेकिन समस्या है लोगों की मानसिकता। लोग नहीं बदलना चाहते, अंग्रेजी काल के कानून को बनाए रखना चाहते हैं। मैं लॉ के प्रोफ़ेसर से मैंने कई सारे प्रोफ़ेसर से मेरी बातचीत हुई, एडवोकेट, उन्हें लगता है कि नहीं अंग्रेजी काल का जो कानून है क्या बुराई है? चलने देना चाहिए। जबकि भारत का मुख्य न्यायमूर्ति हर अपने डिबेट में ये कहते रहे, हर डिस्कशन में ये कहते रहे कि भई अंग्रेजी काल के कानून बदलो। लेकिन अब जब तक लोगों की सोच नहीं बदलेगी तब तक सुधार नहीं होता। समस्या ये है। तो ऐसी छोटी-छोटी सी बातें हैं जो न्यायिक सुधार के लिए बाधा है। जो हायर जुडिशरी है हमारी, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। सुप्रीम कोर्ट में 4% के आसपास है, हाई कोर्ट में 11 से 15% के आसपास रहता है, तो बहुत कम है। जेंडर इनजस्टिस और जेंडर इनइक्वालिटी का शिकार न्यायपालिका खुद ही है, तो पहले इसे अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। कुछ ऐसे कदम बढ़ाने होंगे, जिससे यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी की तरफ हम लोग आगे बढ़ें यहाँ पर। इस दिशा में हम लोग सोचें, काम करें। इसके अलावा जो पेंडेंसी है, उस पेंडेंसी को दूर करने के लिए हमें वैकल्पिक न्याय के साधनों को अपनाना होगा। वैकल्पिक न्याय के साधनों का मतलब है जैसे लोक अदालतें हम ज़्यादा से ज़्यादा लगाएँ, समझौते के आधार पर विवादों का समाधान करती हैं। और बहुत डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं यहाँ पर लोक अदालतों के। या माध्यस्थम और सुलह केंद्र बनाए जा सकते हैं, मध्यस्थता केंद्र बनाए जा सकते हैं। इसके लिए आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 बनाया गया है, मीडिएशन एक्ट 2013 बनाया गया है। ये न्याय के वैकल्पिक साधन हैं। अगर न्याय के इन वैकल्पिक साधनों का उपयोग किया जाए, तो सिविल मामलों में समझौते के द्वारा मुकदमों का समाधान किया जा सकता है। प्री लिटिगेशन स्टेज पर भी किया जा सकता है, यानी हम न्यायालय में नए मुकदमे आने से रोक सकते हैं। लेकिन सरकारों को इन्हें प्रोत्साहन देना होगा और लोगों को जागरूक बनाना होगा कि भई आप क्यों न्यायालय जा रहे हो, यहाँ मुकदमों का समाधान कर सकते हो, करवा सकते हो। क्रिमिनल मामलों में भी समझौते हो सकते हैं अगर मुकदमा दर्ज है, उन मामलों में जिनमें 7 साल तक के सज़ा हो सकती है, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ मुकदमा नहीं है और राष्ट्र की सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाला मुकदमा नहीं है, तो क्रिमिनल मामले में भी समझौता हो सकता है, उसको प्ली बार्गेनिंग कहते हैं। पीड़ित और व्यक्ति के बीच समझौता हो जाए, व्यक्ति पीड़ित को कुछ पैसा दे दे और इस बात पर पीड़ित यह तैयार हो जाए कि उसकी सज़ा कुछ कम कर दी जाएगी, तो जल्दी मुकदमा भी निपट जाएगा, जेल मैनेजमेंट भी आसान हो जाएगा क्योंकि वो 7 साल जेल में रहता, अब 1 ही 2 साल रहकर बाहर आ जाएगा। पीड़ित को भी कुछ पैसा मिल गया, गरीब था, उसका भी सहारा हो गया। तो बड़े प्रोग्रेसिव थॉट हैं ये, इसको प्ली बार्गेनिंग कहते हैं। तो हम लोग प्ली बार्गेनिंग के कॉन्सेप्ट को क्रिमिनल मामलों में अपना सकते हैं। इसी तरीके से इसी तरीके से जो कमज़ोर लोग हैं, कमज़ोर लोगों के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 बनाया गया है और इस अधिनियम के माध्यम से नालसा केंद्र में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाई गई है। स्टेट में स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाई गई है, जिलों में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाई गई है, तहसीलों में तालुका लीगल सर्विस कमेटी बनाई गई है। तो हमने केंद्र से लेकर तहसील स्तर तक कानूनी सहायता देने वाली संस्थाएं बनाई हैं, जहां से गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है न्याय करने के लिए। तो हमने ये प्रोग्रेसिव कदम उठाए हैं, इनके माध्यम से इनको और प्रमोट करने की ज़रूरत है, इनको और प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। इससे न्यायपालिका की व्यवस्था में सुधार आएगा, जल्दी-जल्दी मामले निपटेंगे। इसके अलावा न्यायाधीशों की नियुक्तियों से संबंधित विवादों का उचित समाधान करना चाहिए।
न्यायपालिका से बातचीत करके हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, जिससे टकराव ना हो। संसद करे, न्यायपालिका रद्द कर दे, इस तरीके के झगड़े उचित नहीं हैं। तो न्यायपालिका भी इस बात के लिए तैयार हो, इसलिए हमारे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी उदार रवैया अपनाना होगा और जो कठोरता है, अनावश्यक की जटिलता और कठोरता उन्होंने अपने व्यवहारों में पाल रखी है, उससे दूर हटना होगा। क्योंकि कॉलेजियम में दोष है, उसे उन्हें स्वीकार करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को यहाँ भी उदारता दिखानी होगी, तभी न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी दोषों को दूर किया जा सकता है। इसके अलावा न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने पर विचार करना चाहिए, नए न्यायालयों की स्थापना पर की संख्या बढ़ाने पर विचार करना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या बढ़ी है पहले की तुलना में तीव्र गति से, और इसलिए वादों की संख्या भी बढ़ी है, केसेस भी बढ़े हैं, तो इस दिशा में प्रयत्न करना होगा। और अगर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना की जाए तो ये सबसे अच्छा कदम होगा। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, जैसे ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, पुलिस सर्विस है, ऐसे ही संसद नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। अगर राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना जरूरी है, तो फिलहाल बेहद जरूरी है। इससे जुडिशियल इंटीग्रेशन हो सकेगा, वही उन्हीं जजेस को प्रमोट करके हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भेज सकेंगे। जुडिशियल फेयरनेस, जुडिशियल इंडिपेंडेंस और क्वालिटी को इन्हांस करने का ये एक अच्छा तरीका हो सकता है, बेहतर तरीका हो सकता है। इसलिए हमें इस दिशा में विचार करना चाहिए कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनाई जाए। तो अगर हम लोग इतने सारे उपाय करें और न्यायपालिका में भी पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करें, न्यायाधीशों के भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के लिए कानून बनाएं, अभी तक कोई कानून नहीं है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के करप्शन को कंट्रोल करने के लिए करप्शन के आरोप लगते रहे हैं, करप्शन रहे हैं, इसलिए इसके लिए भी अलग से कानून बनाने की आवश्यकता है। तो अगर इन सारी दिशाओं में प्रयास किया जाए तो हम अपने जुडिशियल सिस्टम को और प्रोग्रेसिव और प्रभावशाली बना सकते हैं। तो बच्चों, जुडिशियल सिस्टम के लिए हम लोग अपनी चर्चा को यहीं विराम देते हैं, यहीं पर रोकते हैं। तो हम लोगों ने संभव की इस सीरीज़ में भारत सरकार और राज्य सरकारों की चर्चा, जुडिशियल सिस्टम तक की चर्चा कर ली है हम लोगों ने। राज्य सरकार की चर्चा अभी नहीं की है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर स्टेट गवर्नमेंट के विषय में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। पढ़ते रहो और कॉन्सेप्ट की समझ बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट के साथ-साथ आप जो आवश्यक फैक्ट हैं, उन्हें भी याद करते चलें। अच्छा एनालिटिकल माइंडसेट बनाएँ, चिंतन करें, जिससे मेन एग्ज़ामिनेशन में नंबर अच्छे आएँगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, और फिर नए टॉपिक के साथ हम लोग फिर मिलेंगे नए लेक्चर में। थैंक यू।